हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऐसे ही कहानी सबसे पहले सुनने के लिए पीके नॉवल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एपिसोड 86। वहीं अपने कमरे में बैठी कार्तिका खुश हो रही थी। रयान एक ऐसा इंसान था जिसे परेशान करके उसे मजा आता था। अस्मित को परेशान करके उसे इससे भी ज्यादा खुशी मिलती, लेकिन अभी वह इंजर्ड है तो उसने इसे फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया। रयान ने लगभग सभी चीजें फिगर आउट कर ली थी, बस एक मास्टर की चाहिए थी जिससे वह ये केस जीत सकें। कार्तिका ने किसी अननोन नंबर पर कॉल किया जिसमें टोटल 8 डिजिट्स थे। बॉस, फाइनली आपने याद किया। आपको पता है यहाँ कितनी दिक्कतें आ गई हैं। हम 5 लोग इतना सब अकेले कैसे संभालें? ऊपर से कंपनी में यंग मास्टर भी नहीं है। मुझे दिन रात काम करना पड़ रहा है। खुशी से भरी एक लड़के की आवाज ने एक सांस में कार्तिका से कहा। मैंने तुम्हें बोलने के लिए कहा, कार्तिका ने कठोर स्वर में पूछा। नहीं बॉस, मुझे कल तक स्टार स्काई कंपनी के बारे में सारी जानकारी चाहिए, और वह किस तरह रेयर ग्रुप से जुड़ी है वो भी। कार्तिका अपनी बात कहकर ख्याल रखने को हुई तो दूसरी तरफ बात कर रहा आदमी जल्दी से बोला, बॉस प्लीज हेल्प के लिए कुछ तो कीजिए। हमें बहुत दिक्कत हो रही है। महीने के करोड़ों लेते हो तुम सब काम चोरी करने के लिए। चुपचाप अच्छे से काम करो। 1-2 महीने की बात है। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, नहीं तो अपूर्व को भेज दूंगी। 1-2 महीने बॉस, तब तक तो हम मर जाएंगे। उस आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। चुप, एकदम चुप। जरा सी भी काम चोरी हुई तो इस महीने की सैलरी मेरी। ले लीजिए बॉस, बस आप वापस आ जाए। ये साले अंग्रेज इतना परेशान करते हैं, जितना सब्जियां खरीदते हुए मेरी माँ मैं इन्हें 5 लाख रुपए कहता हूं तो ये 1 लाख डॉलर्स में पहुंच जाते हैं, उसने रोनी आवाज में कहा। कार्तिका ने आंखें बंद कर एक लंबी सांस भरी। शिव, 5 लाख रुपए से ज्यादा 1 लाख डॉलर्स होते हैं। आगे से ऐसे बेकार के कामों के लिए तुमने मुझे परेशान किया ना तो देख लेना। गुस्से में उसने अपने कान पर लगा ब्लूटूथ निकालकर टेबल पर रख दिया। पता नहीं ये लड़का कब बड़ा होगा। कार्तिका बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। उसके ऊपर वाला कमरा अस्मित का था, लेकिन उसकी बालकनी कार्तिका की बालकनी के ऊपर ना होकर बाईं तरफ थी, जिससे वह उसे अच्छे से देख सके। अस्मित के बारे में सोचते ही उसके दिमाग में चल रही सारी बातें पल भर में खत्म हो गई। कार्तिका की नजरें उसी बालकनी पर थी। वह धीरे से हंसी। होप सो तुम वही देखो जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, कहते हुए उसकी आंखों के सामने अस्मित घूमने लगा। कुछ देर पहले वाला अस्मित, इतना ज्यादा हैंडसम। कार्तिका ने मुठियां कस ली। वह फिर से भटक रही थी। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, अपने शरीर को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका वह छोटा सा दिल, वह तो जैसे बगावत पर उतर आया था। आखिर तक आते आते कार्तिका हार ही गई। उससे रहा नहीं गया। अपनी शर्ट के बाजू मोड़ते हुए वह रेलिंग पर चढ़ी और अस्मित की बालकनी की तरफ कूद मारी। लकीली उसने अस्मित की बालकनी का कोना पकड़ लिया। अंदर आने के बाद जो नजारा कार्तिका की नजरें के सामने था, क्या कहें। वहीं आवाज होने से अस्मित सावधान हो गया। बालकनी के बड़े से दरवाजे पर खड़ी कार्तिका की नजरें उस पर थी, नहीं शायद किसी और पर। पास में एक लड़की खड़ी थी, और अवीरा के हाथ में अस्मित के कपड़े थे। ब्लैक पैंट्स, शरीर पर कुछ सफेद पट्टियों के अलावा कुछ नहीं था। आप परेशान ना हो, मैं बॉस की मदद कर रही हूँ, अवीरा ने बिना बात के कार्तिका को सफाई दी। कार्तिका अवीरा को घूरे जा रही थी। उसके चेहरे पर कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। उसके ब्लैंक एक्सप्रेशन पर अस्मित की नजरें टिकी थी। कार्तिका की नजरों की धार अस्मित बखूबी समझ रहा था। साफ था उसके दिल दिमाग हर जगह अवीरा को मारने का प्लान चल रहा था। टेबल पर रखी टिक टैक पेन उठाकर कार्तिका सोफे पर बैठ गई। दरअसल वह खुद को संभाल रही थी, ताकि कुछ इतना बुरा ना कर दे जो अस्मित को पसंद ना आए। कार्तिका के अंदर दो कार्तिका आपस में लड़ रही हो। कार्तिका मार दे, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन रोएगा, 10 दिन रोएगा, फिर शांत हो जाएगा। कॉन्ट्रो, कार्तिका सिर्फ मदद कर रही है। पेन पकड़ घोंप दे कमीनी की गर्दन। मैंने एक बार में पूरी जिंदगी का झंझट ही खत्म। लेकिन उसे अस्मित छुआ तो आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी इसकी अवीरा। साफ पता चल रहा है ये औरत मेरे कार्तिका मिश्रा की पसंद पर नजर रख रही है। काम डाउन कार्तिका, अस्मित को कुछ नहीं हो रहा तो तुझे क्या हो रहा है? लड़के को दिक्कत क्यों होगी? उसे तो तेरे अलावा सभी लड़कियां पसंद है, चाहे वो ये चुड़ैल ही क्यों ना हो। क्यों ना तू इसे अपने पैसों से खरीद ले। ज्यादा से ज्यादा कितने मांगेगा? 50 करोड़, 100 करोड़, चलो 200 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 500 करोड़। पहले अपने पैसों का हिसाब लगाना होगा, फिर देखते हैं। खुद ही खुद से बातें करते हुए कार्तिका की नजरें उन दोनों पर थी। जब से उसने अस्मित को देखा था तब से उसने कार्तिका से एक शब्द नहीं कहा था, ना ही उसकी तरफ ढंग से देखा था। ये ख्याल दिमाग में आते ही कार्तिका की अंगुलियों में रखी पेन की टिक टिक तेज हो गई। पूरे कमरे में उस पेन की आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं थी।
ये रिवाज कहाँ मर गया? एक गोली लगने में इसे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? कम से कम 80 के कपड़े तो निकाल ही सकता है। जो काम ये औरत कर रही है वो सब वो भी तो करता है। अचानक अवीरा के कदम लड़खड़ाए। ये देखकर कार्तिका की आंखें बड़ी हो गई। साफ था अवीरा अस्मित के ऊपर गिरने वाली थी। इससे पहले अवीरा के हाथ अस्मित को छूते किसी ने उसे पकड़ पीछे धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिर गई। अवीरा को तो समझ ही नहीं आया उसके साथ क्या हुआ। अवीरा मैम, आपका ध्यान कहाँ है? अगर अभी आप बॉस के ऊपर गिर जाती तो। उन्हें पहले से इतनी सारी चोटें लगी है। एक तीखी आवाज ने अवीरा को होश में लाने का काम किया। बॉस, आप ठीक हैं? अस्मित से बात करने के लिए वह आवाज बिल्कुल बदल गई। अपनी जगह पर खड़ी हो चुकी कार्तिका की नजरें उस चेहरे पर थी। एक नई लड़की, छोटे बाल, पतले होठ, लंबा पतला शरीर, जिस पर टाइट कपड़े पहनने की वजह से उसका बॉडी फिगर साफ झलक रहा था। अचानक कार्तिका के सर में तेज दर्द हुआ, जिसके साथ कुछ यादें उसके दिमाग में घूमने लगी। एक झटके में आंखें खोलते हुए उसके होठों से एक नाम निकला। सना। कार्तिका के मुंह से किसी का नाम सुनकर सबने उसकी तरफ देखा। खुद को शांत कर वह उठी और अपना गला साफ करते हुए वापस बालकनी में चली गई। वहां कोने में रखे सोफे पर बैठते हुए कार्तिका बड़बड़ाई, तो इस बेवकूफ ने इतना सब सोच लिया था। खैर, वहां सब संभाल ले बस। और कार्तिका, तुझे भी खुद पर कंट्रोल करने की जरूरत है, वरना तू पता नहीं कितना नुकसान कर बैठेगी। वह खुद से बातें कर रही थी। उसे अस्मित के करीब जाने का इतना ज्यादा मन कर रहा था कि क्या कहें। कार्तिका के पैर कांप रहे थे। अस्मित के बारे में सोचकर ही उसकी धड़कनें इतनी ज्यादा तेज हो गई थी। ये लड़का मुझे पागल बांधकर ही छोड़ेगा। आखिरकार वह कुर्सी से उठ ही गई। अंदर कमरे में आकर उसे सिर्फ अवीरा दिखी। शर्ट के बाजू मोड़ते हुए कार्तिका ने उसके हाथ में जो भी था उसे छीनते हुए कहा, प्लीज लीव। अचानक कार्तिका के ऐसे बर्ताव से अवीरा हैरान के साथ शॉक भी थी। अस्मित ने सर उठाकर कार्तिका को देखा, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। मैं मदद, उसकी बात बीच में काटते हुए कार्तिका गुस्से से बोली, आई सेड लीव। अवीरा ने अस्मित को देखने की कोशिश की। कार्तिका उसका विजन ब्लॉक करते हुए बोली, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? अवीरा एक नज़र कार्तिका को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं जाती हूँ। आप बॉस को दवा दे दें। आई नो एवरीथिंग, तुम जा सकती हो। कार्तिका ने फिर उसकी बात काटते हुए कहा। अवीरा एक फ्रेंडली स्माइल के साथ वहां से बाहर निकल गई। इस बार कार्तिका ने जाकर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। बड़ी आई तीसरी औरत। कार्तिका वापस आकर अस्मित से बोली, क्या चाहिए तुम्हें? अस्मित ने एक आईब्राव चढ़ाकर उसे देखा, जैसे कह रहा हो, निकलो यहां से। कार्तिका अपने हाथ में पकड़े बॉक्स को बिस्तर पर फेंकते हुए गुस्से से बोली, मैं चली जाऊं? फिर तुम्हारे लिए किसे बुलाकर जाऊं? तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म है कि नहीं? बीवी नहीं दिख रही तुम्हें? दूसरी लड़कियां चाहिए? अस्मित की भौहें सिकुड़ गई। उसका हैंडसम फेस डरावने चेहरे में बदल चुका था। कार्तिका की नजरें उसके चेहरे पर थी। वह पल पल बदलते एक्सप्रेशन उसकी धड़कने तेज करने के लिए काफी थे। एक झटके में कार्तिका की पूरी दुनिया बदल गई। वह बिस्तर पर थी और उसकी गर्दन अस्मित के हाथ में, उसके दाएं हाथ पर प्लास्टर लगा था, जिससे उसने कार्तिका की गर्दन पकड़ी हुई थी। कार्तिका मिश्रा, तुम क्यों भूल जाती हो? तुम बीवी नहीं कातिल हो, मेरी जान ले चुकी हो मेरी तुम। वो तो मैं गलती से बच गया। कार्तिका का गला दबाते हुए अस्मित ने गुस्से से कहा। वहीं कार्तिका ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी जबान में इतना कुछ था कि एक शब्द बोलने पर वह सब कुछ भी बोल देती जो शायद अस्मित सुन ना सके। इससे अच्छा उसने चुप रहना ठीक समझा। अस्मित की नजरें उसके बेखौफ चेहरे पर थी, जहां पछतावा रत्ती भर भी न था। उसके दिल को ये बात सबसे ज्यादा चुभती थी कि उसके साथ इतना सब करने के बाद भी कार्तिका हंसी खुशी जी रही है। उसकी पकड़ कार्तिका के गले पर कसने लगी। कार्तिका को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ, उसने अस्मित की तरफ देखा। वह चेहरा कार्तिका की वीकनेस था। उस चेहरे को अपने इतने करीब देखकर कार्तिका सब कुछ भूल गई। अपना नाम, यहां तक भी अपनी गर्दन जो उस लड़के की अंगुलियों के बीच थी। खुद को रोकने के लिए एक उसका नाम ही तो था जिसे वह खुद को कंट्रोल करती थी। और आखिरकार कार्तिका ने वो कर दिया जो शायद उसे अपनी आखिरी सांस तक भी नहीं करना चाहिए था। उसकी मुट्ठियों में बंधी अंगुलियां रिलैक्स हो गई। अस्मित को एहसास हुआ कि कुछ गलत है। उसके कुछ समझने तक उसकी चंगुल में फंसी उस लड़की का चेहरा उसके करीब आया और एकदम से उसके होठों को छू लिया। अस्मित की भौहें सिकुड़ गई, उसकी पकड़ मात्र सेकंड्स के लिए ढीली पड़ गई। कार्तिका को पीछे धकेलते हुए अस्मित हैरानी के साथ अपने होठ पोंछते हुए बोला, पागल हो गई क्या? कार्तिका मी। अस्मित की गर्दन पकड़ कार्तिका ने दोबारा उसके होठों को छू लिया और खुद को अस्मित के शरीर की तरफ छोड़ दिया। कार्तिका जिस तरह उसे किस कर रही थी, ये सब जो वह एक साथ फी कर पा रहा था, पैशन, अग्रेशन, जिद, गुस्सा, जुनून, यह एक किस काफी थी उसे सब एक्सप्लेन करने के लिए कि कार्तिका के लिए वह क्या है।
और शायद पूरी जिंदगी उसकी जगह वैसी ही रहेगी। 87। अस्मित ने अपने दिमाग को शांत किया। इससे पहले वह कुछ और सोचता, कार्तिका के होठों की गर्माहट ने उसका ध्यान वापस खींचा। वह पूरी तरह बेबस हो चुका था उसकी इस हरकत का जवाब देने के लिए। कार्तिका का पतला शरीर अस्मित के ऊपर आ गया। अस्मित की अंगुलियां कांप रही थी। उसका दिमाग कुछ सोचने समझने की पावर खो चुका था। साथ में कार्तिका की तेज धड़क ने उसे मजबूर कर रही थी उस लड़की के सम्मोहन में जाने के लिए। अचानक कार्तिका रुकी। उसने आंखें खोली तो पाया कि अस्मित की आंखें बंद है। एक तीखी मुस्कुराहट के साथ कार्तिका उसके चेहरे पर अंगुलियां चलाते हुए बोली, आगे से ध्यान रखना। ऐसी गलती हुई तो मैं इससे भी आगे बढ़ सकती हूँ। एंड यू नो मी, तुम्हें बहकाना मुझे अच्छे से आता है। कार्तिका की आवाज में एक कसक थी, एक ऐसी मधुरता जिसने अस्मित के हाथों को बहकने की आजादी दी। वह सच कह रही थी। उसे बहकाना कार्तिका के लिए खेल था। अस्मित ने तुरंत आंखें खोली। काली गहरी लस्टफल तारों की तरह चमकती आंखों ने अस्मित का सामना किया। उसने तुरंत कार्तिका को दूर धक्का दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम जानती हो ना तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? 2 कौड़ी की लड़की देखो तुम्हारी इस हरकत की मैं कितनी बड़ी सजा देता हूं तुम्हें। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में अपने होठ साफ करते हुए अस्मित उठा कि उसका सर चकरा गया। कार्तिका ने हंसते हुए अपने होठ साफ किए। वह खुद हैरान थी अपनी इस हरकत से, लेकिन अब वह कुछ बदल भी नहीं सकती थी। काफी देर तक अस्मित कार्तिका को धमकियां देता रहा। एज ऑलवेज कार्तिका को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बस अस्मित की बातों को सुने जा रही थी। बहुत हुआ, अब मैं कुछ कह नहीं रही इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कह नहीं सकती, कार्तिका ने रूड अंदाज में कहा। अस्मित की आंखें छोटी हो गई। कार्तिका ने खींचकर उसे बिस्तर पर फेंका और ब्लैंकेट उड़ाकर उसके ऊपर बैठ गई। अस्मित की नाक गुस्से से लाल हो चुकी थी। टेबल पर रखा सूप उठाकर कार्तिका ने अस्मित के मुंह की तरफ किया। उसने मुंह मोड़ लिया। कार्तिका ने बाव बिस्तर पर रखा और अस्मित का मुंह पकड़कर चम्मच से जबरदस्ती सूप पिया। असी बेबी कोको को परेशान नहीं करते, वरना कोको बहुत बुरी है, सबको मार देती है। चलो अच्छे बच्चे बनो। गुस्से में अस्मित ने सूप के बाव को फेंक दिया। आई हेट योर, निकलो तुम अभी यहाँ से। इस बार कार्तिका ये टॉलरेट नहीं कर पाई। गुस्से से अस्मित का चेहरा पकड़ अपने सामने करते हुए बोली, असी बेबी चुपचाप बात मान रहे हो तो मानो, वरना इस लकड़ी के खंडहर को लाशों का घर बनाने में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, समझे? कहते हुए उसने उसका चेहरा झटक दिया। अस्मित ने कार्तिका को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया कि बीच में रुक गया। उसका प्लास्टर इस झगड़े में खुल चुका था। कार्तिका का मन तो कर रहा था एक रैप्टा लड़के के गालों पर धरे जिससे अस्मित पलटकर कुछ कहने की हिम्मत भी ना सके। कार्तिका मिश्रा, तुम खुद को क्या समझती हो? 2-4 पैसे क्या कमा लिए तुम मेरा मुकाबला करोगी? 3 साल से तुम्हें तिल तिल मरते हुए देखने के लिए अपनी सांसें बांधी है मैंने, इसलिए नहीं कि दोबारा खुद पर तुम्हारी मर्जी चलने दूंगा। ये सुनकर कार्तिका की एक धड़कन स्किप हो गई। अस्मित की आंखों में उसके लिए दुनिया जहान की नफरत थी। पहले उसे लगा था ये नफरत सहना कितना जो मुश्किल होगा, ज्यादा से ज्यादा अस्मित उसे देखना भी पसंद नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी आंखों में नफरत कार्तिका को ऐसा महसूस करा रही थी जैसे किसी ने उसके दिल को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। असी बेबी, ये नजरें ना नीची करो। 3 साल तुम्हारे पास थे और मेरे पास भी, औकात अभी भी हमारी वैसी ही है। फर्क है तो बस हम दोनों में। एंड वन लास्ट थिंग, अगर मुझे तुम्हारे आसपास दूसरी लड़की दिखी। अगले दिन उसकी लाश गंगा घाट पर टंगी ना मिली तो कहा। गुस्से में जलती लाल आंखों से अस्मित को घूरते हुए वह उठी और बालकनी में चली गई। बरसात का मौसम था। बारिश शुरू हो चुकी थी। खुली बालकनी में इधर से उधर चक्कर काटते हुए कार्तिका खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी, आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। अस्मित की आंखों में भरी वह नफरत कार्तिका के दिल को बुरी तरह कचोट रही थी। गिल्ट ने उसे घेर लिया। घुटनों के बल जमीन पर बैठ छत पर मुक्का मारते हुए कार्तिका खुद से बोली, क्यों, क्या जरूरत थी तुझे ये सब करने की? ये सब उस लड़के की वजह से हुआ है। उसे क्या लगता है मुझे कुछ याद नहीं? अधीर राठौर, तू मरेगा। अपना गिल्ट खत्म करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आई सेड एनीथिंग। जमीन पर गिरी पेन पकड़ कार्तिका ने अपने भीगे बालों पर हाथ फेरा। वह वापस बालकनी से नीचे कूदने ही वाली थी कि अंदर से कुछ आवाज हुई। 2 पल के लिए कार्तिका रुकी। आंखें बंद कर वह कूदने को हुई कि दोबारा आवाज आई। ना चाहकर भी वह वापस कमरे में आई। अस्मित ने गुस्से में शोपीस जमीन में फेंका था। वह खुद दीवार के सहारे खड़ा था। उसके घाव से खून रिस रहा था। एक लंबी सांस भरकर कार्तिका ने खुद को शांत किया। उसकी बंद कसी हुई मट्ठियां खुल गई, जिससे उसकी अंगुलियों में दबी पेन जमीन पर गिर गई। कार्तिका अस्मित के सामने खड़ी हो गई। अस्मित को बिस्तर पर धकेलकर उसने तुरंत उसके हाथ बिस्तर से बांध दिए। कार्तिका, कार्तिका, ये तुम क्या कर रही हो?
खोलो मुझे, मैं बता रहा हूँ पछताओगी तुम इसके लिए। कार्तिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप क्लोजेट रूम में गई। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे बड़ा सा फर्स्ट एड किट मिल गया। कार्तिका को एहसास हुआ कि वह भीग चुकी है। ऐसे में पानी अस्मित के घाव पर पड़ा तो इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए उसने अस्मित की एक राउंड नेक शर्ट पहन ली, जो उसके शरीर को अच्छे से ढक रही थी। वापस आने पर उसने अस्मित की चेस्ट पर बंधी पट्टी को ऑपरेट करना शुरू किया। इस बीच अस्मित उसे काफी कुछ सुनाए जा रहा था, जिसे कार्तिका सीधा इग्नोर कर रही थी। अस्मित के शरीर पर पंजों के निशान लगभग ठीक हो चुके थे। फिलहाल जो गोली का घाव था उससे खून रिस रहा था। कार्तिका अपना बेस्ट दे रही थी ताकि अस्मित को दर्द ना हो। अस्मित का शरीर स्ट्रांग था, इसलिए उसे हया होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, अगर वह अच्छे से ध्यान रखे तो। आखिर तक आते आते अस्मित ने हरकत करना बंद कर दिया। इलाज करती कार्तिका ने अपना काम पूरा होने के बाद सर उठाकर देखा। अस्मित की आंखें बंद देखकर कार्तिका का हाथ तुरंत उसकी नाक पर चला गया। वह जिंदा था, सो गया है, ये जानकर उसे चैन मिला। कार्तिका ने उसके पूरे शरीर को देखा। धीरे से उसके हाथ खोलकर कार्तिका ने उसके हाथ पर दवा लगाई, प्लास्टर को एडजस्ट किया और उसे ब्लैंकेट उड़ाकर उसके बड़े से बिस्तर के दूसरे कोने पर बैठ गई। उसकी नजरें अस्मित पर थी। अस्मित को सोते वक्त रोशनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए कार्तिका ने लाइट्स ऑफ कर टेबल लैंप जला लिया, ताकि वह अस्मित को शांति से देख सके। हल्की रोशनी में अस्मित का हैंडसम चेहरा और भी प्यारा और खूबसूरत लग रहा था। उसकी त्वचा काफी सॉफ्ट और स्मूथ लग रही थी। अस्मित के चेहरे के ऊपर हवा में अंगुलियां चलाते हुए कार्तिका मन ही मन खुद से बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारा मुझे पसंद करना नामुमकिन है। तुम सब जान भी जाओगे तब भी मेरे पास नहीं आओगे। फिर भी ना जाने क्यों तुम्हें मनाने का मन करता है। किसी को तुम्हारे जरा सा करीब देख लूं तो पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक गुस्से में पागल हो जाते हैं। वह मुस्कुराई। ये सब उसके लिए नया नहीं था। 4 साल पहले जब वह वापस देहरादून आई थी तब भी अस्मित के लिए उसके दिल में ऐसा ही जुनून भरा हुआ था। पति 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 होप करो कि मैं खुद को संभाल लूं। अगर मैं बिगड़ी तो कहीं तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से दोबारा खराब ना हो जाए। मेरी गलती नहीं है ना, गुस्सा ही इतना बुरा है कि सब कुछ भूलकर सिर्फ तुम दिखते हो। मुझे अच्छा थोड़ी लगता है तुम्हें इस तरह परेशान करना। सोचते हुए उसकी नजर उसके पतले नाजुक होठों पर पड़ी। धीरे से उसके होठों को अपने होठों से छूकर कार्तिका तुरंत पीछे हट गई। उसके बगल में लेटते हुए उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। तो फाइनली मैं अपने पूरे होश में यहाँ हूँ। 3 साल से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। काश उस दिन में थोड़ा सा दिमाग लगाकर तुम्हें बचा लेती। काश उस कुत्ते के चक्कर में ना पड़ती। क्या पता आज हमारा रिश्ता कुछ अलग होता। गुस्से गुस्से में हमारे भी 4-5 बच्चे होते। हम दोनों दिन भर झगड़ते। अस्मित के बिस्तर पर रोल होते हुए वह काफी खुश थी। अपनी पसंद को इतने करीब से देखने की उम्मीद वह पूरी तरह से खो चुकी थी। इसी तरह पूरी रात कार्तिका अस्मित से बातें करती रही। मन ही मन उसने उसे वह सब कहा जो आज तक उसने किसी को नहीं बताया था। फाइनली सुबह के 3 बजे कार्तिका की आंख लगी। इन चीजों में भी अभी काफी कुछ बताना रह गया था। चलो फिर किसी दिन, सोचते हुए कार्तिका चैन से सो गई। सुबह के 8 बजे अस्मित के कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। रिवाज ने सर निकालकर अंदर देखा। चारों तरफ शांति महसूस कर उसने अंदर कदम रखा। रूम हॉल को पार कर जैसे ही रिवाज अस्मित के बिस्तर के पास पहुंचा, सामने का नजारा देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ब्लैंकेट से कवर होकर अस्मित लेटा था और ब्लैंकेट के ऊपर अस्मित के बेहद करीब कार्तिका लेटी थी। रिवाज के लिए हैरानी की बात यह भी थी कि जब से वह अस्मित से मिला है तब से उसने अस्मित को इतनी देर तक सोते हुए नहीं देखा। पूरी दुनिया बदल सकती थी लेकिन अस्मित का सुबह उठना नहीं। वजह रिवाज के सामने थी लेकिन वह उसे मानना नहीं चाहता था। वह जानता था कार्तिका ने उसके भाई के साथ क्या किया है, इसलिए तो कार्तिका पसंद होने के बावजूद ऐसे दिखाता था जैसे उसे नापसंद करता हो। रिवाज को कार्तिका अस्मित के लिए परफेक्ट लगती थी। अगर उसने अस्मित के साथ वो सब ना किया होता तो रिवाज वह पहला इंसान होता जो कार्तिका के फेवर में होता। कार्तिका को देखते हुए रिवाज खुद से बोला, अभी कुछ नहीं, वह खुद इससे निपट लेंगे। कहते हुए वह जैसे आया था वैसे ही दबे पांव वापस चला गया। दरवाजा बंद होने की हल्की आवाज से कार्तिका की पलकें हिली। पहली नजर में अस्मित का चेहरा देखना यह उसका सपना था जो आज पूरा हो रहा था। एक प्यारी सी मुस्कुराहट होठों पर सजाए कार्तिका बिस्तर पर उठ बैठी। अपना चेहरा हाथों पर टिकाए वह धीरे से अस्मित के चेहरे के करीब झुकी। गुड मॉर्निंग बेबी। अस्मित के होठों को छूते हुए कार्तिका धीरे से बुदबुदाई। खुशी एक तेज लहर ने उसे हंसने पर मजबूर कर दिया। किसी तरह अपनी आवाज गले में दबाकर उसने सिचुएशन संभाली। पति यार, तुम्हारे होठ करने गुलाबी नहीं लाल हैं, और कितने सॉफ्ट भी, बिल्कुल लाल गुलाब की तरह। अस्मित के होठों को देखकर वह फिर एक बार उसके करीब झुकी।
अचानक अस्मित की आंखें खुली। कार्तिका जम चुकी थी। अस्मित की आईब्राउ कस गई 88। वहीं कार्तिका ने 2 बार पलकें झपकाए और बिना किसी झिझक के अस्मित के होठ छूकर पीछे होते हुए बोली, गुड मॉर्निंग पति। कहकर कार्तिका बिस्तर से उठी ही थी कि एक झटके में अस्मित ने उसे खींचकर बिस्तर पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। कार्तिका के दोनों हाथ एक हाथ से पकड़ बिहार के हेडबोर्ड से लगाते हुए अस्मित उसके चेहरे के बेहद करीब आ गया। कार्तिका को समझने में वक्त लगा और जब तक समझ आई तब तक अस्मित उसे पकड़ चुका था। कार्तिका की गर्दन पकड़ चेहरा ऊपर करते हुए अस्मित गुस्से से बोला, तुम्हारी हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। कार्तिका मिश्रा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तुम्हारा पास आना मुझे रत्ती भर भी पसंद नहीं है। मन करता है खुद को मार दूं या तुम्हारी जान ले लूं। मुझे जानवर बनने पर मजबूर मत करो, वरना मैं वो हूं जिसे देखने पर तुम्हारा ये 2 कौड़ी का प्यार दम तोड़ देगा। अस्मित की नजरें नफरत से जलने लगी थी। उसकी पकड़ कार्तिका की गर्दन पर कसती जा रही थी, जिससे उसकी सांसें कुछ अटकाने सी लगी। अस्मित की नफरत से भरी नजरें कार्तिका के दिल को इतनी ज्यादा तकलीफ पहुंचा रही थी कि वह कुछ कहने की हालत में नहीं थी। अपनी मां के मरने के बाद आज पहली बार कार्तिका की आंखें नम होने लगी थी। इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स से निपटना उसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो रहा था। अस्मित का चेहरा गुस्से में कांपने लगा था। उसकी नाक लाल हो चुकी थी, जो साफ बता रही थी कि वह कितना ज्यादा गुस्से में है। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो डिवोर्स, कार्तिका ने अपनी आवाज में आए दर्द को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। डिवोर्स शब्द सुनकर अस्मित के होठों पर एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कुराहट आ गई। कार्तिका मिश्रा, तुम्हें लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने दूंगा? अभी तो तुमने कुछ सहा ही नहीं है। वो दर्द, वो तकलीफ कुछ मिला ही कहाँ है तुम्हें? जब तक स्नेह की मौत का बदला ना ले लूं तब तक तुम्हें तो क्या, तुम्हारी परछाई को भी आजाद नहीं करने वाला मैं। अपनी बात खत्म करने के साथ उसने कार्तिका को बिस्तर की तरफ धक्का देकर छोड़ दिया। गुस्से में जलता अस्मित जाने को हुआ कि उसे कार्तिका की वही भारी बिना किसी रहम वाली आवाज कानों में पड़ी। वह पीछे मुड़ा। बिस्तर के पास खड़ी कार्तिका ने अपने चेहरे पर आए छोटे बालों पर हाथ फिराया। उसका चेहरा, कल रात अस्मित ने जिस निर्दयी कार्तिका को देखा था वो फिर से उसके सामने थी। तुम्हारी एक चीज ऐसी नहीं है जिसके बारे में मैं नहीं जानती। अगर मैं चाहूं तुम्हें कुछ ही मिनट में वापस देहरादून की गलियों में लाकर पटक सकती हूं। वो तुम हो जिसे स्नेह के अलावा किसी और चीज से मतलब नहीं है। कहते हुए वह अस्मित के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंखें डालकर वह बोली, इज्जत से कह रही हूं, मान जाओ, मुझे तड़पा सको इतनी तुम्हारी औकात नहीं। अपनी बात खत्म कर कार्तिका कमरे से बाहर निकल गई। अस्मित उसे जाते हुए देख रहा था। उसकी नजरें जाती हुई कार्तिका पर थी। अपनी कसी हुई मट्ठियों को खोलते हुए अस्मित ने पास में रखा अपना फोन उठाया। मुझे कार्तिका मिश्रा के बारे में हर एक डिटेल चाहिए। बॉस, कार्तिका मिश्रा आपकी वाइफ ना, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको पहले ही दे दी है। फोन की दूसरी तरफ से किसी ने कहा, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत है, उसके बारे में दोबारा सब पता करो। अस्मित ने कहा, बॉस आप जानते हैं मेरी इन्फॉर्मेशन कभी गलत हो ही नहीं सकती। इडियट, अभी अभी वो मुझे कंगाल बनाने की धमकी देकर गई है। इतने वक्त में उसे इतना तो जान ही गया हूं कि कार्तिका मिश्रा बिना प्लान के कुछ नहीं करती। या तो उसके पास बेशुमार पैसा है, या हमारे बीच कोई है जो लेडी बॉस को सभी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दूसरी तरफ वाले शख्स ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, वो कोई लेडी बॉस नहीं है तुम्हारी। अस्मित ने गुस्से से कहा, बॉस, हमारे लिए लेडी बॉस आपकी वाइफ नहीं बल्कि एक पावर फ्यूजेट है जिसे कमाना पड़ता है, ना कि आपसे शादी की और हमारी लेडी बॉस बन गई। तुम ज्यादा बोल रहे हो अक्षत। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? सच ही तो कह रहा हूं। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें दोबारा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूं। हम और ध्यान रहे, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और कहते कहते अस्मित रुक गया। हाँ समझ गया, उस लड़की को ढूंढ रहा हूं। अभी तक कुछ पता नहीं चला है। हम कहकर अस्मित ने कॉल काट दी। स्नेह, तुम भी मेरी तरह जिंदा रहना। कार्तिका मिश्रा को उसका ये प्रेम उसके मुंह पर मारकर वापस करूंगा मैं, उसने खुद से कहा। दोपहर 11 बजे अज लॉ फर्म मीटिंग रूम में चेयरमैन रयान और कार्तिका बैठी थी। सामने कॉन्फ्रेंस कॉल पर स्टार्ट स्काई कंपनी के लॉयर्स बैठे थे। कार्तिका ने फाइल के कुछ पन्ने संयम और रयान के लैपटॉप पर भेजे। रयान ने जैसे ही उन पेपर्स को देखा उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। एडवोकेट्स, द पॉइंट इज जिस प्रोडक्ट को आपने अपनी कंपनी का होने का दावा किया है वो असल में रेयर ग्रुप्स ऑफ एंटरप्राइजेस का है। इसके सबूत हमारे पास आ चुके हैं। आगे आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? कार्तिका ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। कॉल पर दिख रहे मिडिल एजेड मैन दिल्ली के मशहूर लॉयर रामा गोस्वामी थे। एक तरह से देखा जाए तो रयान और कार्तिका के गुरु उनके सामने बैठे थे।
दिल्ली के एलएलबी कॉलेज में लॉयर रामा गोस्वामी को कुछ 2 से 3 बार लेक्चर के लिए बुलाया गया था। इनडायरेक्टली ही सही कार्तिका और रेयान अपने गुरु के सामने खड़े थे। रामा गोस्वामी के साथ उनके 2 असिस्टेंट बैठे थे, जो केस को लीड कर रहे थे। चेयरमैन संयम की नज़र कभी रेयान की तरफ जाती तो कभी कार्तिका की तरफ, वह दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। उनके चेहरे पर भाव भी बिल्कुल एक जैसे थे। दोनों सामने दिख रहे उन 2 एडवोकेट्स पर नजरें गड़ाए बैठे थे। वहीं कार्तिका की बात सुनकर एडवोकेट्स की माथे की नशे पल भर के लिए बदली, जिन्हें सेकंड्स की तेजी से छिपाते हुए उन्होंने खुद को संभाल लिया। रेयान ने कार्तिका की तरफ नजरें घुमाई, कार्तिका ने भी उसकी तरफ देखा। उनकी नज़रों में कुछ बातें चल रही थी जो संयम की समझ से परे थी। आज के वक्त में फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सामने बैठे एक एडवोकेट ने कहा। रेयान हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, केस कोर्ट जाएगा तो पता चल ही जाएगा हमारे डॉक्यूमेंट्स फेक है। नहीं, रेयर ग्रुप्स पर ऐसे केस आते रहते हैं। उन्हें 2 दिन नुकसान होगा और कंपनी फिर से अपनी पुरानी स्टेट पर आ जाएगी। लेकिन इसके बाद स्टार स्काई कंपनी का क्या हश्र होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। रेयान के कॉन्फिडेंस ने उन पर असर किया। उन 2 एडवोकेट्स ने अपने हेड की तरफ देखा। रामा गोस्वामी ने अपनी नजरें मोड़ ली। मतलब साफ था, वह उन दोनों की कोई मदद नहीं करने वाले। जो करना है उन्हें ही करना होगा। हमें सोचने के लिए वक्त चाहिए। कंपनी के चेयरमैन से हमें बात करनी होगी। वेट एडवोकेट, अभी मैं आपको जादू दिखाती हूँ। जस्ट ए सेकंड, यस, कैमरा ऑन, 75 डिग्रीज लेफ्ट कीजिए। चेयरमैन ना दिखे तो ये केस आप जीते। कार्तिका की इस बात पर सामने बैठे लड़कों का चेहरा काला पड़ गया। वहीं संयम की आंखें कार्तिका की तरफ घूमी। रेयान हंसा। लॉयर रामा गोस्वामी ने ये केस लिया है तो उनकी थोड़ी बहुत आदतें पता लगा ली हमने, उसने कहा। रामा गोस्वामी ने पास में बैठे चेयरमैन को इशारा किया। स्टार स्काई कंपनी के चेयरमैन सामने आए। टीचर, आप जानते हैं हम क्या चाहते हैं। इस बार कार्तिका ने सीधा रामा गोस्वामी से बात की। टीचर शब्द सुनकर रामा जी की भौहें सिकुड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हों। कुछ ही सेकंड्स में उनकी आंखों के सामने कॉलेज कैंपस, बॉक्सिंग रिंग और एक लड़की आंखों का सामने घूमी। लड़की के सामने एक लड़का खड़ा था। दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब थी। जमीन पर पड़ी लड़की नजरें घुमाकर एक तीखी मुस्कुराहट के साथ बोली, टीचर वी आर विन। रामा गोस्वामी ने अपनी आंखों पर चढ़ी चश्मा निकलकर टेबल पर रख दी। उन्होंने उन 2 लोगों को दोबारा देखा। वह वही थी, वही लड़की और उसका कॉलेज का पुराना झगड़ा। दोनों उसी तरह उनके सामने बैठे थे, बिना किसी तमीज तहजीब के। अपने गुरु के लिए एक शिष्य को जिस तरह होना चाहिए वैसी इज्जत उन दोनों में रामा जी के लिए कुछ खास दिखाई नहीं दे रही थी। हमें खुशी है, आप दोनों अपने वादे के मुताबिक आज हमारे सामने खड़े हैं। कार्तिका और रेयान ने एक दूसरे को देखकर वापस रामा जी की तरफ देखा। अपने वादे के मुताबिक हम जीतने वाले भी हैं टीचर, अब मन कोर्ट जाने का ही है। आपको हराकर बड़ा मजा आएगा, कार्तिका ने पूरी बदतमीजी के साथ अंगड़ाई लेते हुए कहा। रामा गोस्वामी हंसकर बोले, कार्तिका, नाम सुनकर आपकी याद आई थी लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी आप इतनी जल्दी अपने मरे हुए पति के गम को भुलाकर वापस काम पर आ जाएंगी। रामा जी ने तंज कसते हुए कहा। 3 साल तक आपको जीने दिया, इतना कम पड़ गया शायद, लेकिन अब कर भी क्या सकते। कब तक आपको खुश रहने दूंगी, कार्तिका ने बिना किसी शर्म के कहा। सुना है देहरादून का गुर्रे से शादी की आपने, हमें यकीन है उन्होंने नहीं बल्कि आपने खुद उस बेचारे लड़के को फंसाया होगा। इस बार रामा भी अपना गुस्सा रोक ना सके। एक फीकी हंसी के साथ कार्तिका नॉर्मली बोली, टीचर आप कितने अच्छे से मुझे जानते हैं। कौन कहेगा आपने मेरे कॉलेज में सिर्फ 3 बार दर्शन दिए हैं। अच्छा हुआ जो मर गया, वरना तुम्हारे कारनामे देखकर बेचारा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। हल्की हंसी के साथ रामा बड़बड़ाए, वो था तभी आप इस रुतबे को कायम रखे हुए हैं, वरना आपकी हरकतों के पन्ने आज भी मेरे तहखाने में बड़े ही महफूज तरीके से रखे गए हैं। एक्सप्रेशन बदलते हुए कार्तिका ने भारी आवाज में कहा। इसका अगला एपिसोड सुनने के लिए वीडियो को लाइक और पीके नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूले।